गुड इवनिंग। तो देखो बेटा, तो yesterday we started new unit number 4 work energy power। और इस यूनिट च बेटा ਆਪਾਂ टॉपिक स्टार्ट ਕੀਤਾ ਸੀ वर्क डन बाय फोर्स। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਜਿਹੜਾ फर्स्ट पोर्शन ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ਹੁਣ देखो बेटा, सेकेंड पार्ट है वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो जदों बेटा तुसी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालना है तो किस तरह कैलकुलेशन करनी है ना। तो देखो, जो फोर्स है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल, वो असी देख सकते हैं कि अगर सानू फोर्स की वैल्यू दी हुई है 5 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस या 7 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, तो ये कांस्टेंट फोर्स है। पर अगर सानू कहता फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम, है ना, फोर्स जी है टाइम पे डिपेंडेंट है या पोजीशन पे डिपेंडेंट है, देन फोर्स विल बी ए वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के केस च बेटा तुसी की करना कि जो से आ है पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स के करके ऑब्जेक्ट के पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो उस केस च बेटा असी की करते हैं कि आ स्टार्टिंग पॉइंट है ए, आ फाइनल पॉइंट है से बी। तो असी इस पाथ के ऊपर दो टू इनफाइनाइटेसिमली क्लोज पॉइंट्स, दो पॉइंट्स जेडे काफी नजदीक है, ए एंड बी सिलेक्ट कर लेने। हुण हाले भी स्टिल डायग्राम च दो पॉइंट्स काफी दूर है बेटा, मतलब ए एंड बी ये दो पॉइंट्स काफी नजदीक है, इनफाइनाइटेसिमली क्लोज। और इन्होंने दोनों को जोड़न वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट है, और ए तो लैके बी तक ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ लगभग 0 टाइम चाहिए वा। मतलब ए और बी पॉइंट्स इन्नी नज़दीक है कि असी मान सकते हैं कि ए तो लैके बी तक जी फोर्स है ਉਹਦੀ वैल्यू चेंज नहीं होंगी, चाहे ओवरऑल फोर्स वेरिएबल है बट ए टू बी फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो उस करके बेटा असी ये जोड़े दो पॉइंट्स है, अगर इन्हों की डिस्प्लेसमेंट है वेरी स्मॉल डी आर, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट आप निकालते हैं ना डेल्टा आर तो जो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो असी उन्होंने निकालना वा डी आर तो रिप्रेजेंट करना। तो हुण बेटा असी फर्स्ट ऑफ ऑल ए टू बी वर्क डन निकाल लेना। हुण क्योंकि ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये दो पॉइंट्स जेडे है ये इनफाइनाइटेसिमली क्लोज टू ईच अदर है, एक दूजे के काफी नजदीक है, बहुत नजदीक है। तो इस कारण करके जदों ऑब्जेक्ट ने मूव करना फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल बी अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एफ, तो मान लो ए और बी दे विच फोर्स की वैल्यू एफ है, तो असी एफ फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट डी दे डॉट प्रोडक्ट ले लेना बेटा, और वो स्मॉल वर्क डन आ जाना। और जदों असी टोटल वर्क डन ऑब्टेन करना तो असी एफ डॉट डी आर नू इंटीग्रेट कर देना और इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेना। हुण जदों बेटा आप इन जनरल गल करते हैं, इन जनरल तो जिहड़ी फोर्स है ਉਹਦੇ एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट्स होंगे। और इसी तरह जी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, जिदा टोटल डिस्प्लेसमेंट सी याद होएगा डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वाई जे कैप,
डेल्टा जेड के कैप है, तो जी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये होएगी डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। हुण जदों तुसी एफ डॉट डी आर निकालोगे बेटा, तो डॉट प्रोडक्ट च एक्स दे नाल एक्स, वाई कंपोनेंट नाल वाई, जेड दे नाल जेड। तो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स का कंसैप्ट है। सो ਇਹਦਾ मतलब फिर इत्थे वर्क डन आ जाएगा थोड़ा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। और ये इंटीग्रेशन 3 पार्ट्स च डिवाइड हो जाएगी बेटा। और जो लिमिट्स है x1 टू x2, मतलब आ जो ए पॉइंट है ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 और बी दे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2। तो आप कैपिटल ए टू कैपिटल बी टोटल वर्क डन अगर निकालना तो आप इन्हां इक्वेशंस नू इंटीग्रेट कर देंगे ना। तो इस तरीके दे नाल असी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालना मैथमेटिकली। तो हुण देखो बेटा, हुण इस कंसैप्ट नू थॉरोली समझण लई असी एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। राइट ए न्यूमेरिकल, लिखो न्यूमेरिकल an object is moving along x-axis, an object is moving along x-axis under a force F is equal to 3x directed along x-axis। Calculate the work done by the force। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ बेटा, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ फोर्स है जिसका वर्क डन निकालना वा तुसी, वो है 3x। 3x ਦੇ ਵਿੱਚ x वेरिएबल टर्म है, तो f वेरिएबल हो गई फोर्स। और पार्टिकल जो है दैट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी स्टेटमेंट च दिता होया थानू। हुण बेटा ਇਹਦਾ मतलब अगर कोई पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा तो ਉਹਦੀ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस डी वाई 0 है, क्योंकि पार्टिकल तो अलोंग एक्स एक्सिस है, और डी जेड भी 0 है। तो ਇਹਦਾ मतलब इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ आ दो टर्म्स ਤੁਹਾਡੀਆਂ 0 हो जानियां पुत। तो अगर थोड़े केस दे विच पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल फोर्स मूव कर रहा अलोंग एक्स एक्सिस, तो जो डी वाई एंड डी जेड है वो 0 होने करके आ जड़ियां दो टर्म्स है ये 0 हो जानियां, ये लैन की लोड़ नहीं तुहानू। तो तुसी डायरैक्ट आ फार्मूला यूज कर सकते हैं। और ये एफ एक्स कितना वा 3x, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है भी है ना। तो ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, चाहे बोलिया नहीं गया, डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस है, इस करके वर्क डन किया जाना। तो एफ एक्स की जगह 3x ते dx, और 3 कांस्टेंट है तो x dx, और x dx नु इंटीग्रेट करो x स्क्वायर बाय 2, तो 3/2 x स्क्वायर थोड़ा वर्क आ गया। तो अगर लिमिट्स दित्तियां होन तो उत्थे लिमिट्स पुट कर देनियां भी, जिस तरह वो कहे कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम 0 टू 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू आ गई, तो फिर लिमिट्स आ जानियां 0 टू 2। तो आ थोड़ा बन जाना फिर 3/2। हुण एक्स स्क्वायर है पुत,
0 to 2 लिमिट्स पुट कर दो तो इथे 2 स्क्वेयर 4 माइनस 0 4 to 6। तो इस तरीके दे नाल तुसी वर्क डन निकाल सकते हैं बाय वेरिएबल फोर्स। मतलब वेरिएबल फोर्स के केस जो वर्क डन है तो पहला स्मॉल वर्क डन का फार्मूला एफ डॉट डी आर और उस तो बाद फिर इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन, जबकि जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है वो डायरेक्ट ही आ जाएगा, है ना। तो ਹੁਣ एक्चुअली ये ਜਿਹੜਾ फार्मूला है ना वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये ईवन उदों भी काम आ सकता जो फोर्स कांस्टेंट है, रिजल्ट सेम रहेगा, कांस्टेंट है। पर ਜਿਹੜਾ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है टोटल वाला तो वो वेरिएबल च काम नहीं आना, है ना। तो इस करके ये ਜਿਹੜਾ फार्मूला है ना ये कह लीए यूनीवर्सल फार्मूला है टू कैलकुलेट वर्क डन अंडर एनी कंडीशन। चाहे लिखिया असी अंडर वेरिएबल फोर्स है बट चाहे फोर्स कांस्टेंट भी है ईवन दैन असी ये फार्मूला इदा यूज कर सकते। हुण बेटा जदों असी हुण गल नूं सुनो एक, हुण इत्थे असी कैलकुलेट कर रहे हैं हुण नोट करो इत्थे आपां कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन बाय ए फोर्स। तो अगर तुसी वर्क डन बाय ए फोर्स एफ निकालना वा तो तुसी जो जनरल फार्मूला लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वाला एफ डॉट डी आर और उन्हें इंटीग्रेट कर देना तो यह है वर्क डन बाय फोर्स एफ। पर कई बार की हुंदा बेटा टर्म यूज होंगी है वर्क डन अगेंस्ट फोर्स एफ। तो जदों तुसी वर्क डन अगेंस्ट फोर्स एफ है तो तुसी फार्मूला यूज करना वर्क डन बाय फोर्स एफ, एफ डॉट है बस नाल ओदे नेगेटिव साइन लगा देना, ए स्टैंड्स फॉर अगेंस्ट। तो वर्क डन अगेंस्ट इस तरीके ना लिख देना, मतलब आ नेगेटिव साइन फार्मूले च पहला ही इंक्लूड कर देना। या दूसरा मतलब इदा समझ लो बेटा कि अगर मान लो क्योंकि जो भी तुसी वर्क डन निकालते हैं थानू हथ सैट होया वा कि एफ डॉट डी आर या फोर्स के डिसप्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वो एक्चुअली वर्क डन बाय द फोर्स होंदा वा। पर जे मान लो थानू उन्हें क्वेश्चन च पूछया वा कैलकुलेट वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स तो तुसी वर्क डन बाय द फोर्स निकाल लो और उस निकालन तो बाद वो जिन्ना भी वर्क डन है उस वर्क डन अगेंस्ट च कन्वर्ट करने लिए की करो नेगेटिव साइन नाल मल्टीप्लाई कर दो तो वो थोड़ा वर्क डन अगेंस्ट च कन्वर्ट हो जाएगा। तो जे तुसी कैलकुलेशन ही अगेंस्ट वाली करनी है तो फिर वर्क डन बाय फोर्स वाले फार्मूला पहला ही नेगेटिव साइन नाल मल्टीप्लाई करके वर्क डन अगेंस्ट च यूज करना। तो ये दो पॉइंट्स है बेटा जिहड़े ध्यान च रखने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय फोर्स जदों भी कढ़ना जे तो वर्क डन बाय फोर्स है और फोर्स कांस्टेंट है तो तुसी वर्क डन लिख सकते हैं एफ डॉट एस, है ना, या लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। तो ये सी वर्क डन बाय फोर्स एफ। पर जे मान लो थानू कहे वर्क डन अगेंस्ट फोर्स एफ है फिर थोड़ा फार्मूला बन जाना माइनस एफ एस कॉस थीटा या माइनस एफ डॉट एस। तो इस तरीके नाल करना, तो ये दिमाग च रखना क्योंकि वर्क डन बाय पूछया कि अगेंस्ट पूछया तो ये बड़ा जरूरी है क्योंकि नैगेटिव साइन का फर्क पै जाना दोनों के आंसर च ते इस करके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए थोड़े माइंड च कि वर्क डन बाय द फोर्स अलग है, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स किदा निकालिया जा सकता, जो वर्क डन बाय द फोर्स कढ़िया गया उन्होंने नैगेटिव साइन नाल मल्टीप्लाई कर। तो इस तरीके नाल कैलकुलेशन करनी है। हुण बेटा इहदे नाल नोट करो कि जदों तुसी फोर्स
डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो बेटा जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ਹੁਣ जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा ਆਪਾਂ थर्ड यूनिट च एक ग्राफ स्टडी ਕੀਤਾ ਸੀ फोर्स टाइम ग्राफ। तो फोर्स टाइम ग्राफ के अंडर एरिया की दसदा इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम। उसी तरह अगर थोड़े सामने फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, मतलब ये तुहानू ध्यान च रखना पएगा भी जिहड़ा थोड़े सामने ग्राफ है वो फोर्स टाइम ग्राफ है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। तो देखो बेटा, तो अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है तो अगर तो ये ग्राफ इस तरह वा तो यह मतलब एक कांस्टेंट फोर्स लई है, और अगर ये ग्राफ तो ये फोर्स वेरिएबल लई है, वेरिएबल फोर्स। हुण देखो बेटा, हुण जिस तरह फोर्स कांस्टेंट है तो आ डिस्प्लेसमेंट है ना। हुण अगर थानू वो कहे इस ग्राफ च कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग x1 टू x2, तो हुण क्योंकि सानू ये ग्राफ गिवन है बेटा और x1 तो x2 तक असी वर्क डन निकालना फोर्स का, तो तुसी की करना, ये जिहड़ा ग्राफ है ये ऊपर जिहड़ा x1 पॉइंट है उन्हों मार्क कर लेना, जिहड़ा x2 पॉइंट है उसनों मार्क कर लेना। हुण उस तो बाद तुसी x1 के कोरस्पोंडिंग ग्राफ के ऊपर a पॉइंट मार्क कर लिया, x2 के कोरस्पोंडिंग b पॉइंट मार्क कर लिया। हुण बेटा आ जो एरिया वा, एरिया अंडर fx ग्राफ बिटवीन x1 टू x2, तो आ जिहड़ा एरिया वा ये तो तुहाडे सामने आ रहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हुंदा बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हुण आ लेंथ कितनी है पुत x2 माइनस x1 और ब्रेड्थ कितनी है f। हुण बेसिकली x2 माइनस x1 की है डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट और f फोर्स है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क है। तो इट मीन्स ये जिहड़ा वर्क तुसी कैलकुलेट किया ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर एरिया तो किया, मीन्स कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो तुसी वर्क डन निकालना वा, तो कितों फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तो तुसी की करना x1 तो x2 तक तुसी ग्राफ दे ऊपर दो पॉइंट्स लैके उन्होंने अंडर जो शेप आती है उसका एरिया निकाल लो, और वो एरिया वर्क डन नू रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरह एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता सी चेंज इन मोमेंटम इंपल्स बारे, इदा ही फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर एरिया बेटा रिप्रेजेंट करता वर्क डन के बारे। तो ये आ गया बेटा, चलो ये गल तो हो गई कांस्टेंट फोर्स लई। हुण अगर तुसी इसे गल नूं वेरिएबल फोर्स नाल अप्लाई करो बेटा, तो मान लो असी x1 तो x2 तक वर्क डन निकालना वा फ्रॉम fx ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अगेन तुसी की करना पुत x1 के कोरस्पोंडिंग पॉइंट और x2 के कोरस्पोंडिंग पॉइंट मार्क कर लिया। हुण ध्यान दिओ, हुण अगर तुसी आ जिहड़ा एरिया वा ध्यान दिओ बेटा,
ਹੁਣ अगर आप इत्थे दो पॉइंट्स ए ते बी काफी नजदीक एज्यूम कर लईए इनफाइनाइटेसिमली क्लोज, तो आ जो रेड कलर दी स्ट्रिप बनी है सी डी, हुण आ जी दूरी है ये डी एक्स है, डी एक्स, और इस तरफ देखो एफ है। हुण आ जी स्ट्रिप है ये अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर है, तो इस स्ट्रिप का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ए बी सी डी के बराबर आएगी बेटा, लेंथ ए बी इन हाइट बी सी। हुण जिहड़ी ए बी है लेंथ आ वाली, ये तो डी सी के बराबर भी है, मतलब डी एक्स है, और बी सी ये एफ के बराबर है, तो एफ डी एक्स। पर एफ डी एक्स का बेटा होंगे स्मॉल वर्क डन, यदा मतलब आ अगर एरिया स्मॉल वर्क डन है, तो अगर आप इस तरह की एक स्ट्रिप होर ड्रॉ कर लेने, ये भी स्मॉल वर्क डन होएगा, एक स्ट्रिप होर ड्रॉ कर ली, ये भी स्मॉल वर्क डन होएगा, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। तो इदा असी की देख रहे हैं बेटा, ये सारिया स्ट्रिप्स का एरिया स्मॉल वर्क डन है। इट मीनस अगर आप ये सारिया स्ट्रिप्स का एरिया कैलकुलेट कर दें तो स्मॉल वर्क डन ऐड होके की बन जाएंगे, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। मतलब कहना ये कि थोड़े सामने अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, अगर थोड़े सामने फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और तुसी वर्क डन कैलकुलेट करना बेटा, तो वो ग्राफ की फोर्स चाहे वेरिएबल है चाहे कांस्टेंट है, तो वर्क डन कितना ऑब्टेन होना, एरिया अंडर द ग्राफ। तो उस ग्राफ के अंडर एरिया ने वर्क डन दसना, तो इस गल का कोई फर्क नहीं कि फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल। तो आप वर्क डन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तो कितना निकालना, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ। तो जिस तरह फोर्स टाइम ग्राफ के विच एरिया अंडर द ग्राफ की दसदा सी, चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स, उदा ही फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर एरिया की दसू, वर्क डन। तो इस तरीके दे नाल तुसी ये रिजल्ट याद रखना वा। हुण इस रिजल्ट नू अगर आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो समझिए बेटा, तो इत्थे तक समझ लगी अंकुश? नवनीत, समूहन, लक्ष्या, आर्यन, यथार्थ, साहिल, भरत। तो देखो बेटा, ਇਹਦਾ मीनिंग ये है कि अगर थोड़े सामने तो आ एक ग्राफ है बेटा, हुण इस ग्राफ के विच अगर वो कहता कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम 0 टू 4 मीटर, तो 0 टू 4 मीटर ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना बेटा, सिर्फ दिस एरिया एंड दिस एरिया, तो आ रेक्टेंगल है और आ ट्रेपीजियम है, तो ये दोनों एरियाज कट के ऐड कर लेने। और अगर वो कहता 0 टू 10
तो फिर आ एरिया सारा कैलकुलेट करना सी पुत, ठीक है। तो अभी नाल आ जाना वा। तो अगर वो कहता 2 तो 10 तक का वर्क डन कटो, फिर सिर्फ आ दो एरिया कैलकुलेट करने एंड सो ऑन। हुण देखो, हुण अगर उन्हें 0 to 4 किया तो वर्क डन इज इक्वल टू, हुण आ एरिया कितना वा बेटा, ये रेक्टेंगल है तो लेंथ 2 ब्रेड्थ 5 और आ ट्रेपीजियम है, ਇਹਦਾ एरिया की आएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हुण आ पैरेलल साइड आया है बेटा, एक 5 है एक 8 है, 5 + 8 इंटू पैरेलल साइड्स डिस्टेंस आ है 4 - 2 2, आ डिस्टेंस 2 है, आ कटिया गया तो 10 + 13 तो 23 जूल वर्क डन आ गया। तो इस तरीके दे नाल कैलकुलेशन करनी है ना। हुण इहदे च तुहानू ज्योमैट्री दा मीनिंग पता होना चाहिए भी, रैक्टेंगल दा एरिया कितना निकलना, ट्रेपीजियम दा किस तरह निकलना, ट्रायंगल दा किस तरह निकलना, सर्कल दा किस तरह निकलना, तो वो फार्मूलाज अप्लाई कर लेने। तो ये तो है बेटा रिगार्डिंग वर्क डन। हुण देखो कि अगर असी बेटा गल करते हैं एनर्जी दी, तो एनर्जी नू तुसी बेटा डिफाइन करते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी जो है उसका ऐसा यूनिट पता ही है तुहानू, जूल है, सीजीएस अर्ग है ना, ये सिंपल रिलेशन है। हुण बेटा इत्थे एक गल याद रख लो कि जो एनर्जी है नो डाउट ओदा एसआई यूनिट है जूल, सीजीएस यूनिट है अर्ग, एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। पर इस तो इलावा जो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी है वो आ जाता इलैक्ट्रॉन वोल्ट। इलैक्ट्रॉन वोल्ट, इलैक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल है। तो अगर थानू एनर्जी इलैक्ट्रॉन वोल्ट च गिवन है बेटा तो तुसी ओनू जूल च कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करनी है ना। दूसरी तरफ 1 मेगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट, एम स्टैंड्स फॉर मेगा, मेगा की वैल्यू होंगी बेटा 10⁻⁶। तो 1 मेगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो हुण इत्थे इलैक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट, उसका रिलेशन विद जूल, ये भी तुहानू पता होना चाहिए, याद रखना पैना, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है ना। हुण बेटा जदों असी गल करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी और पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन है। तो मोशन करके जो एनर्जी है दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। हुण बेटा काइनेटिक एनर्जी नू निकालन दा फार्मूला है ½mv²। तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है बेटा। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और प्लस मास से, हुण क्योंकि मास नेगेटिव नहीं हो सकता और v² जिहड़ा वा वो भी हमेशा पॉजिटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी, काइनेटिक एनर्जी कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है अगर बॉडी रुकी हुई है, तो अगर बॉडी मोशन च है तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होएगी। फिर बेटा गल सुनो, एक्चुअली थानू पता वा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जिहड़ी है वो कितनी होएगी, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिपेंड करता। मतलब हुण देखो तुसी अगर चलदी कार च बैठे हैं, कार चल रही है, तुसी उहदे विच बैठे हैं पुत,
तो विद रिस्पेक्ट टू कार क्योंकि तुसी रेस्ट ते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू कार थोड़ी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तुसी मोशन च है, कार दे नाल चल रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ थोड़ी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। ठीक है, तो कहने का मतलब है भी इको ही एग्जाम्पल दे विच थोड़ी काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू कार जीरो है तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पॉजिटिव है। तो ये पॉसिबल है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बेटा डिपेंड करती है चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, भी केड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हुण जदों असीं कहने आ विद रिस्पेक्ट टू कार तो ਇਹਦਾ मतलब असीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो फिर असीं अर्थ ਨੂੰ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, कभी भी नेगेटिव नहीं होनी। अगर बॉडी मोशन च है तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होनी, अगर रुकी हुई बॉडी है तो जीरो होएगी। और काइनेटिक एनर्जी चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिपेंड करती है। मतलब जिस वक्त आप जिस पार्टिकल की या बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं तो वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालने लिए जिहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस असीं सिलेक्ट किया उहदे ते डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। वो आप इस एग्जाम्पल नाल समझ लई कि कार दे अंदर चलती कार दे अंदर अगर तुसीं बैठे हुए हैं तो विद रिस्पेक्ट टू कार थोड़ी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ थोड़ी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। और एक गल होर बेटा याद रखो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड ते डिपेंडेंट है, स्पीड डिपेंडेंट है, याद रखियो। आमतौर पर असीं वेलोसिटी वर्ड यूज कर लेने, स्पीड डिपेंडेंट है। तो जब तक किसी भी पार्टिकल की बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहेगी तब तक वो काइनेटिक एनर्जी भी बेटा कांस्टेंट है। तो और स्पीड की तो डायरेक्शन है ही नहीं, इस करके किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बेटा जी है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन से डिपेंड नहीं करती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड डिपेंडेंट है तो स्पीड जी है वो डायरेक्शन से डिपेंड नहीं करती। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, तो अगर गिवन ऑब्जेक्ट चाहे 5 मीटर पर सेकंड नाल ऊपर ਨੂੰ जा रहा वा, चाहे 5 मीटर पर सेकंड नाल नीचे ਨੂੰ जा रहा, चाहे 5 मीटर पर सेकंड नाल नॉर्थ की तरफ जा रहा, तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन सेम रहनी है। क्यों? क्योंकि स्पीड सेम है 5 मीटर पर सेकंड। तो इस करके जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करती। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हुण इसका बेटा आपां रिलेशन निकालना वा, तो उहदे लई आपां नोट करना वा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अच्छा हम थानू पता बेटा जिहड़ा वी स्क्वेयर है ना, तो वी स्क्वेयर बेसिकली जो वेलोसिटी का अपने नाल ही डॉट प्रोडक्ट है, ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर ए स्क्वेयर, वी वैक्टर डॉट वी वैक्टर वी स्क्वेयर। तो मीनस आ जिहड़ा वी है ये स्पीड है, तो ध्यान दियो बेटा। हुण आपां निकालना वा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। देखो बेटा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वेयर, तो हाफ तो मास नाल डिवाइड करता, मास नाल ही मल्टीप्लाई करता, हाफ पी स्क्वेयर बाय एम, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम है ना। तो जिस तरह इस फार्मूला च असीं कहने हैं कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी दे मैग्नीट्यूड स्पीड ते डिपेंडेंट है, स्पीड डिपेंडेंट है, तो इस फार्मूला दे विच जो कला पी है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आप एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ मोमेंटम है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, और ਲੀਨੀਅਰ मोमेंटम आप बेटा डिपेंड करती है वेलोसिटी ते, जबकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड ते। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मोमेंटम दे मैग्नीट्यूड ते, स्पीड ते नहीं, डायरेक्शन ते नहीं डिपेंड करती काइनेटिक एनर्जी। सो ये गल नूं ध्यान च रखना वा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज नहीं होना। क्योंकि जे आपां पी वैक्टर लिखते हैं, पी एरो, फिर वो लीनियर मोमेंटम है। जे कला पी लिखते हैं तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है। लीनियर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो स्पीड ते डिपेंड करता, जबकि लीनियर मोमेंटम आप वेलोसिटी ते डिपेंड करती है, क्योंकि वो वैक्टर है ना। हुण इस गल नूं समझो कि अगर तुहाडे सामने बेटा कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा तो सर्कुलर पाथ के दौरान डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज होनी होनी है, इस करके वेलोसिटी ने चेंज होना ही होना है सर्कुलर पाथ। तो मोमेंटम ने भी चेंज होना ही है, क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। पर अगर थोड़े सामने एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा बेटा, तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होएगी? तो उसका आंसर देने तो पहला ये देखना कि अगर तो सर्कुलर पाथ के दौरान स्पीड कांस्टेंट रही है, जिदा कि यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। और अगर थोड़े सामने पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा और उसकी स्पीड भी बदल रही है, तो फिर वो हो जाएगा नॉन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उस केस च काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगी। मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा तो फिर उसकी वेलोसिटी ने चेंज होना ही होना वा, उसकी मोमेंटम ने चेंज होना ही होना वा। पर अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा और उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होएगी कि नहीं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ देखना पएगा कि क्या ਉਹਦੀ स्पीड, जिस पार्टिकल के बारे गल हो रही है जिहड़ा सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा, क्या उस पार्टिकल की स्पीड बदल रही है? जे बदल रही है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होएगी, जे कांस्टेंट है फिर नहीं होएगी। हुण सर्कुलर पाथ के दौरान बेटा अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उन्होंने कहने हैं यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन, ते अगर स्पीड वेरीएबल है तो उन्होंने कहने हैं नॉन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट मीनस यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन च काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ते नॉन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन च काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगी। तो ये बेसिक रिलेशन है जिहड़ा याद रखना ना, स्पीड और वेलोसिटी दो डिफरेंट क्वांटिटीज है, तो मोमेंटम एंड मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ये भी दो डिफरेंट क्वांटिटीज है। तो जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी है वो मोमेंटम के मैग्नीट्यूड से डिपेंड करती है ना, या स्पीड से डिपेंड करती है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी ते डिपेंड नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम ते डिपेंड नहीं करती, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड ते डिपेंड करती है। तो इस गल नूं बार बार मैं बोल रहा, इनू थॉरोली माइंड दे विच फिक्स करना वा, तो कंफ्यूज नहीं होना। हुण बेटा देखो, हुण जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो p²/2m है, ये रिलेशन है ना। हुण अगर मान लो बेटा, हुण इहदे बिहाफ ते, इस फार्मूला के बिहाफ ते सपोज काइनेटिक एनर्जी ते मोमेंटम दे विच ग्राफ प्लॉट करना बेटा, और जदों असी काइनेटिक एनर्जी ते मोमेंटम च ग्राफ प्लॉट करना तो मास कांस्टेंट है। फिर बेटा दूसरा है ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मास, मोमेंटम कांस्टेंट है। और तीसरा है मोमेंटम ते मास के विच ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है बेटा। हुण इस गल नूं समझो। हुण देखो बेटा, हुण अगर आ जिहड़ा फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, मास, तो तीन क्वांटिटीज इन्वॉल्व है।
काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, मास। हुण ये जिहड़ियां तीन क्वांटिटीज बेटा इन्वॉल्व है, तो अगर इन्हां तिन्नां विचों एक क्वांटिटी कांस्टेंट है, जिद्दां मास कांस्टेंट है, तो अगर मास कांस्टेंट है तो टू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इट मींस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर होएगा बेटा, है ना। ਇਹਦਾ मतलब अगर मोमेंटम, अगर दो ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है तो काइनेटिक एनर्जी किहदी ज्यादा होएगी, जिहदी मोमेंटम ज्यादा वा। हुण जिद्दां मान लो तुहानूं कोई कहे कि दो स्विफ्ट डिजायर कार्स है, हुण स्विफ्ट डिजायर कार्स का मतलब है मास बराबर हो गया है ना, तो दो स्विफ्ट डिजायर कार्स है तो दोनों का मास बराबर है। पर अगर वो कहे कि जी पहली स्विफ्ट डिजायर कार है फर्स्ट, ਉਹਦੀ मोमेंटम सैकेंड नालों ज्यादा वा, तो काइनेटिक एनर्जी भी फर्स्ट दी ही ज्यादा होएगी। क्यों? क्योंकि अगर मास सेम है, मास कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर का मतलब है कि जिसकी मोमेंटम ज्यादा वा ਉਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होएगी। हुण ग्राफ किदां दा बनेगा बेटा, हुण ਇਹਦੇ ਚ देखो k एक वेरिएबल है, p दूसरा वेरिएबल है, पर जिहड़ा k वेरिएबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p नहीं है, p स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये रिलेशन बनेगा पैराबोलिक रिलेशन। और यदि शेप की आएगी, है ना, तो यदि शेप आएगी इस तरह की, तो आ शेप आएगी पैराबोलिक, दिस वुड बी द शेप। तो याद रखना ना। और ये फार्मूला थानू दस रहा कि अगर डिफरेंट बॉडीज का मास सेम है तो डिफरेंट बॉडीज की मोमेंटम अलग अलग है, तो जिहदी सब तो ज्यादा मोमेंटम होएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होएगी। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हुण आ जाओ इत्थे। हुण अगर मान लो थोड़े सामने एक कार है, एक ट्रक है, कार और ट्रक दोनों की मोमेंटम सेम है, मतलब P कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी किहदी ज्यादा होएगी, है ना। हुण इहदे च देखो बेटा, हुण अगर P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, तो K काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M हो जाएगी। तो M का मतलब है जिहदा मास ज्यादा होएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी घट होएगी। मीन्स अगर तुहानू कोई कहे एक कार है, एक ट्रक है, दोनों की मोमेंटम सेम है, तो दसो काइनेटिक एनर्जी किहदी ज्यादा वा, कार दी। क्यों? कार का मास लैसर है ट्रक नालों, अंडरस्टूड है। तो हुण ये रिलेशंस तुहानू रीड करने आने चाहिए बेटा। और दूसरी गल देखो, क्योंकि जदों मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M है, तो जदों एक वेरिएबल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अदर वेरिएबल है, तो दोनों च बनने वाला ग्राफ जिहड़ा हुंदा ना बेटा, उसकी शेप हुंदी है रैक्टेंगुलर हाइपरबोला। रैक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप, मतलब मास के इंक्रीज होने नाल काइनेटिक एनर्जी ने डिक्रीज करना, और ये पैराबोला वा। अच्छा, हुण तीसरा आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो अगर K कांस्टेंट है बेटा, तो आ डिनोमिनेटर इस साइड आ जाना 2M, 2 भी कांस्टेंट ही है, तो P स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है। हुण इहदे च भी P स्क्वायर एक साइड है, M एक साइड है, तो शेप पैराबोलिक होएगी। पर हुण पैराबोलिक शेप इदां दी बनेगी पुत, और ये दस रहा कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास है। मतलब अगर दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो जिहदा मास ज्यादा वा उसकी मोमेंटम भी ज्यादा होएगी, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ M है। तो ये रिजल्ट्स तुहानू याद आने चाहिए, पता होने चाहिए। इको फार्मूला तो ये कंडीशंस आ रही हैं बेटा, तो इन्हां दी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है ना तुहानू। तो ये ग्राफ की शेप प्लॉट करनी ते उहदे नाल। अच्छा, हुण एक गल होर ध्यान दिओ बेटा, आ ग्राफ प्लॉट किया
कि जदों बॉडी दी मास कांस्टेंट है, मतलब डिफरेंट बॉडीज का मास सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के अकॉर्डिंगली कितना चेंज करेगी? पैराबोलिक शेप है, क्योंकि के जो के है वो पी दी पावर 2 ते डिपेंड करता। पर अगर तुसी ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम फर्क समझो पुत, अगर ग्राफ के एंड पी स्क्वेयर च है, के एंड पी स्क्वेयर मतलब इतने वेरिएबल पी नहीं पी स्क्वेयर ही है, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वेयर है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर के और पी च है फिर पैराबोला आएगा। ये ध्यान च रखना वा। इस इदा ही इतने देखो कि के और एम दे विच ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होने करके हाइपरबोलिक शेप है। पर अगर थानू वो कहे कि काइनेटिक एनर्जी ते 1/m च ग्राफ प्लॉट करो, फिर वो स्ट्रेट लाइन ही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m है। और इदा ही इतने पुत, अगर m और p स्क्वेयर च ग्राफ है, ये p और m च है ना, तो इत्थे m कांस्टेंट है, इत्थे p कांस्टेंट है, और इत्थे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो इस तरीके नाल ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए, थानू समझ होनी चाहिए बेटा। तो जो काइनेटिक एनर्जी ते लीनियर मोमेंटम का रिलेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनू भुलना नहीं। पर याद ये भी रखना कि काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम ते डिपेंड नहीं करती, उहदे मैग्नीट्यूड ते करती है। जिदा काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी दे मैग्नीट्यूड स्पीड ते डिपेंड करती है, ना कि वेलोसिटी ते। ये याद रखना पुत। सो हुण बेटा देखो, हुण ये जिहड़ा रिलेशन है, ਇਹਦੇ बिहाफ ते जो न्यूमेरिकल है वो किस तरह निकालने है ना। हुण लिखो बेटा, न्यूमेरिकल इफ momentum of a particle is increased by, if momentum of a particle is increased by 100%, calculate percentage change in its kinetic energy. Calculate percentage change in its kinetic energy. तो अगर किसी बॉडी की मोमेंटम 100% इंक्रीज कर गई है, तो किन्ने परसेंट वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, है ना। ये निकालना। हुण इधर देखो पुत, तो आप की मान लेना कि लेट जो पी आई मीन्स इनिशियल मोमेंटम अगर पी है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी द फार्मूला, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होंगी पी स्क्वायर बाय 2m, तो अगर इनिशियल मोमेंटम पी आई है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पी आई स्क्वायर बाय 2m है। पर पी आई अगर पी के बराबर है, तो के आई पी स्क्वायर बाय 2m हो गई, है ना। अच्छा, हुण अगर बेटा फाइनल मोमेंटम की गल करिए असीं, तो मोमेंटम च किन्ने परसेंट इंक्रीज हुई है? 100%। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ फाइनल मोमेंटम है ना, वो इनिशियल मोमेंटम प्लस 100% ऑफ इनिशियल मोमेंटम है। आ है इनिशियल मोमेंटम और आ है जिन्ने परसेंट चेंज आई है। हुण बेटा पी आई पी है, 100% का मतलब 100/100, पी तो 2p हो जाना।
तो अगर फाइनल मोमेंटम 2p है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी एनी हो गई बेटा, क्योंकि pf की वैल्यू 2p है, ਉਹਦਾ स्क्वायर करांगे तो 4p स्क्वायर बाय 2m है ना। ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ परसेंटेज चेंज ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ चेंज इन। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ, फाइनल माइनस इनिशियल। और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ਨੂੰ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ਨਾਲ डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाती है रिलेटिव या फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फ्रैक्शनल चेंज ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 100% ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ परसेंटेज चेंज हो जाती। सो आ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ kf ਓਵਰ ki ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ 100%। ਹੁਣ kf ਤੇ ki ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਓ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਨਾ, kf ਓਵਰ ki ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 4 आ जानी है। जो आ रेशो लाओगे 4 आ जानी, पी स्केयर बाय 2m कट्टे जाने, माइनस 1 इंटू 100% इज इक्वल टू 300%। सो इसका मतलब अगर मोमेंटम जो है वो 100% इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज करेगी। तो इस तरह नाल यूज करना। हुन दूसरा न्यूमेरिकल लिखो बेटा, भरत समझ आ रही है? लिखो लक्ष्य, राइट बेटा। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी is increased by 100%, kinetic energy of the body is increased by 100%, calculate percentage increase in its momentum, परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। देखो बेटा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है पी स्क्वायर बाय 2m, तो पी स्क्वायर हो जाना 2m के ते पी हो जाना अंडर रूट 2m के, ये याद रखना ना। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन इदा भी लिख सकते हैं अपन ना। हुण तुहानू इत्थे दिता होया काइनेटिक एनर्जी 100% इंक्रीज कर रही है, तो मान लो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के है तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली अगर आ इनिशियल है तो आ भी इनिशियल होएगी। मोमेंटम इनिशियल की आ गई पुत अंडर रूट 2m के आई, तो अंडर रूट 2m के। हुण जिहड़ी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 100% इंक्रीज है ना। हुण जरूरी नहीं 100 है, 200 भी हो सकता सी, 150% भी हो सकता। तो हुण बेटा के आई के है, 100% का मतलब 100 बाय 100 के, और ए 2k हो गया ना के एफ। तो अगर के एफ 2k है तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली जो आ के एफ है तो आ भी पी एफ हो जाएगा, तो पी एफ आ जाएगा अंडर रूट 2m के एफ, सो अंडर रूट 2m इंटू 2k। हुण आपां निकालना की है बेटा, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। किदा पहला निकालनी है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ओवर ओरिजिनल मोमेंटम इंटू 100%। तो आ निकालना वा। हुण ये बनेगा पी एफ बाय पी आई माइनस 1 इंटू 100%। हुण पी एफ ओवर पी आई की रेशो लो बेटा, 2m कट्टे गए, के नाल के कट्टिया गया, तो अंडर रूट 2 बन जाना है।
तो √2 रेशो च √2 आना पुत इंटू 100%, बट √2 हुंदा 1.414, तो 41.4%। तो इट मीन्स अगर काइनेटिक एनर्जी 100% इंक्रीज करेगी तो मोमेंटम 41.4% इंक्रीज करेगी, है ना। तो इस तरीके नाल इस स्टेप्स दे नाल तुसी कैलकुलेशन करनी है। अच्छा हुण बेटा लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और एक गल सुन लो, अगर वो कहता ना काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय 100%, फिर तुसी इत्थे माइनस लिख लेना पुत, या काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय 50%, तो इत्थे माइनस आ जाना, डिक्रीज्ड इंक्रीज च इत्थे प्लस है, इत्थे माइनस हो जाना, बस इतना फर्क है। हुण देखो हुण नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, इफ linear momentum if linear momentum of an object is increased by 0.5%, half 1/2%, calculate the percentage increase in kinetic energy। हुण देखो बेटा, हुण जदों परसेंटेज चेंज 1% तो घट होए, फिर आपां डिफरेंशिएशन की हेल्प लै सकते हैं बेटा। हुण जिद्दां तुहाडे कोल काइनेटिक एनर्जी है p²/2m, ठीक है। हुण तुहानू गिवन की है परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, मतलब dp/dp तुहानू दिता होया 0.5%, ठीक आ दिता होया। तो हुण तुसी की करना, हुण जिहड़ा पिछले तरह का न्यूमेरिकल वो टाइप लगाने की नहीं लोड़, तुसी डायरैक्ट की कर देना, क्योंकि जदों परसेंटेज चेंज 1% तो घट है तो तुसी डिफरेंशिएशन की हेल्प लै सकते हैं पुत। हुण तुसी की करना, दोनों साइड्स नू डिफरेंशिएट कर देना, तो k दा बन गया dk। हुण 2m कांस्टेंट है पुत, ये नहीं डिफरेंशिएट होना, डिफरेंशिएट सिर्फ होना p², तो ये बन जाना, जो p² नू डिफरेंशिएट करूंगे 2p इंटू dp, आ बन गया। हुण आ इक्वेजन 1 है, इनू 2 है, तो तुसी की कर लेना डिवाइडिंग इक्वेजन 2/1, 2 नू 1 ना डिवाइड कर लो, dk/k इज इक्वल टू, हुण dk की वैल्यू है 1/2 है, और k की वैल्यू हैगी है p²/2m, तो आ कट्टे जाने आपस, एक p नाल p कट्टिया गया, तो 2 dp/p आ जाना पुत, तो आ रिजल्ट आ गया। हुण तुहानू अगर आ वैल्यू 0.5% दिती है, तो dk/k परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1% हो जानी, क्योंकि 2 इंटू 0.5% 1%। पर यह फार्मूला उदों काम आना पुत जदों परसेंटेज लैस दैन 1% है, अदरवाइज नहीं, जिदा 100% है, 90% है, 150% है, फिर उत्थे वही पिछले दो वाले केसेस जिहड़े आ उस तरह नाल सॉल्व करना पैना।